जिम्मेदारी। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप हमारे ख़ास मेहमान हैं आज करनूल MLA जनाब हफीज़ खान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में तकसीम हुआ। आंध्रा और तेलंगाना दोनों रियासतों में सियासी मंजर बदल गया। हर पार्टी अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुट गई। तेलंगाना में TRS और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने हुकूमत की। इस बीच YSR जगन मोहन रेड्डी की पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही थी। अलहदा आंध्रा में दूसरी बार जगन मोहन रेड्डी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए, यानी पहली बार TDP और दूसरी बारी में जगन मोहन रेड्डी को कामयाबी मिली। और अब आंध्र प्रदेश की क़यादत नौजवान वज़ीर आला के हाथ में है, यानी जगन मोहन रेड्डी के हाथ में इस वक्त आंध्र की सरकार है। उनके साथ उनकी जो टीम है, जहां उनकी टीम में सीनियर लीडरान हैं, वहीं जगन मोहन ने नौजवानों को भी अपनी सरकार में मौका दिया है। उन्हीं में से एक है करनूल MLA हफीज़ खान। अब उन्हें एक और नई जिम्मेदारी भी दी गई है। एडिशनल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए। तो आइए उन्हीं से इस बारे में और जगन सरकार खुद उनके कामों को लेकर बातचीत करेंगे। तो हफीज़ खान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है एक बार फिर आपका। पहले तो जानना चाहेंगे हफीज़ खान के आपका जो सियासी सफ़र है YSR से पहले और YSR में आने के बाद और करनूल MLA बनने तक का थोड़ा सा इख्तिसार से ये भी बता दीजिए, चूँकि न्यूज़ 18 उर्दू जो है हमारा बैनुल-अक़वामी और कौमी चैनल है। लोगों को पता चले कि हफीज़ खान एक नौजवान लीडर आंध्र प्रदेश से है, क्या कुछ उसकी सियासी जिम्मेदारियाँ हैं? सर, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ जी, मगर इलेक्शंस कंटेस्ट करना ये सब चीजें जो है हमारी फैमिली छोड़ दी थी जी। सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर लेना, इस तरीके से हमारा फैमिली का काम चल रहा था जी। मैं अमेरिका में था जी। अमेरिका में US में मास्टर्स करा, वहां पर 10 साल पढ़ा। उसके बाद में जब राजशेखर रेड्डी साहब का इंतकाल हुआ जी, तो बहुत सारे लोग मुतासिर हुए कि एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी जो है चले गई। जो लोग जो है खासतौर पे गरीबों को, गरीब तबके को बेहतर जिंदगी देने के लिए जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब काम कर रहे थे, उसी तरीके से अगर जगन मोहन रेड्डी साहब आएंगे तो ही जो है ये स्टेट एक अच्छी लीडरशिप में रहेगा बोलकर जी मेरे वालिद और हम लोग सब सोचे। एंड 2011 में अमेरिका से सीधा आकर मैं उनके साथ उनकी नई जब YSR कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी जी, उनका उदारपुर यात्रा चल रहा था, उसमें मैं ज्वाइन करा जी। उनके साथ सफर शुरू हुआ जी। उनकी पर्सनालिटी पसंद आई हमारे को, उनका एक जो उनकी पर्सनालिटी पसंद आई हमारे को, उनका एक जो पैशन है पब्लिक को सर्व करने का जी जी, जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब के पास था, उससे भी ज्यादा हम लोगों को इनमें दिखा जी। तो कई मुश्किलें आए, कई मुसीबतें आए उनके साथ चलते जब, मगर एक लीडर पे यकीन था कि ये लीडर कुछ ना कुछ जरूर जो है बनेगा और लोगों के लिए, आवाम के लिए कुछ करेगा जी। फिर 2016 में बुलाकर मेरे को जो है इंचार्ज दिए एंड पब्लिक के लिए काम करो बोलिए जी। एंड जो गवर्नमेंट जहाँ पर फेल हो रही उस इसको उठाकर बताओ बोले, उसके वास्ते पब्लिक का हक मांगो बोल के बोले जी। तो 2019 तक उस तरीके से हमारी पॉलिटिकल जर्नी चली। एंड आप जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी साहब जब पाद यात्रा करना शुरू करे बिल्कुल, तो हर जगह हर रोज हजारों लोग उनको जो है आकर सुनते थे, उनके साथ चलते थे। तो उसके बाद में पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। एंड 2019 के इलेक्शन में आप लोगों की और हमारे करनूल के अवाम की दुआओं से जी मेरे को MLA बनने का मौका मिला जी। फिर उस दिन से लेके आज तक भी एवरी डे हम लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, एरिया डेवलपमेंट के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं जी। यही हमारा पैशन है जी। हफीज साहब, आपसे हमने आपके सियासी सफ़र के बारे में बात की, कैसे आप YSR से जुड़े और जगन मोहन रेड्डी के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, और जगन सरकार ने आपको एक उम्मीद के भरोसे से, एक उम्मीद से एक बड़ी जिम्मेदारी दी। आप MLA मुंतखब हुए, फिर एक नई जिम्मेदारी दी आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए।
लेकिन अक़लियतों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से एमएलए हैं जहां पर बहुत सी उम्मीदें हैं अक़लियतों को। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं औकाफ की, तो औकाफ को लेकर अभी तक बोर्ड की तश्कील नहीं हुई। हफीज साहब, क्या सरकार कर रही है बोर्ड की तश्कील, ताकि, क्योंकि वक्फ जायदादों को बचाना भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। हफीज साहब। जी बिल्कुल सर, हमारी गवर्नमेंट, आपको अभी जैसा मैं बता रहा था कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम लोग 95% मैनिफेस्टो को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड सिर्फ 18 महीने में 70 पर 60,000 करोड़ रुपए जो है हम लोग गरीब तबके को जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के जरिए दिए हैं। एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वुमेन एम्पावरमेंट, हाउसिंग स्कीम में जी। तो उसी तरीके से माइनॉरिटीज रिलेटेड भी जो काम है जी, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं रहने की वजह से या रहने के बावजूद जो है नहीं काम करने के वैसा रहने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो रही है जी। असल में होना ये चाहिए था कि जो तेलुगु देशम गवर्नमेंट के टाइम पे जो लोग वक्फ बोर्ड में अपॉइंट किए गए थे जी, वो लोग एथिकली मॉरली जो है अपना रेजिग्नेशन देकर चले जाना चाहिए था जी, और चंद्रबाबू नायडू साहब की तबीयत और फितरत ऐसी है जी, कि वो हमारी गवर्नमेंट को कोई किस्म से भी काम नहीं करना और हम लोग फेल होना बोलकर ही हम लोग को तकलीफ देने के वास्ते हर किस्म के जो है इस तरीके के काम करते जा रहे हैं। इसी तरीके से माइनॉरिटी बच्चे जहाँ पर मदरसों में पढ़ रहे हैं वो भी स्कूल ही है, तो उनको भी जो है अम्मावड़ी स्कीम हम लोग दे रहे हैं। उसी तरीके से जगनन्ना विद्या कानू का जो बच्चों के कपड़े एंड टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स हैं, वो स्कीम भी जो है हम लोग मदरसे के बच्चों को दे रहे हैं, ताकि कहीं पर भी गरीब बच्चे को जो है तकलीफ ना हो। ये हमारा गवर्नमेंट का एजेंडा है कि उनको जो है बेहतर तालीम मिले और वो लोग बेहतर आगे बढ़ सकें। उसी तरीके से हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राइस है एंड जो दूसरे कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग देते हैं, उसके लिए भी डोर डिलीवरी स्कीम को हम लोग निकाले हैं। ट्रक्स दे रहे हैं हम लोग, ताकि वो ट्रक्स जाकर उनके महलों में ठहर कर जो है उनके घरों के पास ये सब फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि उन लोगों को आकर उस स्टोर के पास ठहरने की ज़रूरत ना पड़े, उनको लेके जाने की तकलीफ ना हो। और उसी तरीके से कोई अगर स्टोर बंद रहा या जो है वो आदमी के काम के टाइम पे जो है स्टोर खुला रहा, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते थे उस सारे प्रॉब्लम्स को निकालते हुए हर एक को जो है वो जो फ्री हमारा जो रेशन शॉप का एसेंशियल कमोडिटीज़ के डिलीवरी है वो भी होम डिलीवरी शायद पहली वक्त इंडिया में ये स्कीम भी जो है अभी लॉन्च हुई है जी। पर इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने के अंदर जो है वक्फ बोर्ड भी जल्द से जल्द आपकी सरकार ने वो सर्वे कर लिया है वक्फ का, और हदबंदी की काम की बात की जा रही थी। हमारे पास सर्वे चल रहा है अब राइट नाउ, हमारे पास जो है वक्फ बोर्ड का सर्वे चल रहा है, वक्फ लैंड्स का सर्वे चल रहा है। जरूर हम लोग वक्फ लैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, उससे जो है हम लोग इनकम जनरेट करेंगे और वो इनकम को फिर माइनॉरिटीज वेलफेयर के वास्ते उस पर खर्च भी करेंगे। जी जी। एक चीज और है, आपके अलावा एक और लीडर हैं अमजद बादशाह साहब, जिन्हें सीएम, डिप्टी सीएम बनाया गया। तो उम्मीदें बड़ी जगन सरकार से, और आपकी भी मैंने एक तकरीर भी सुनी थी कि जगन सरकार SC ST और माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ी क्या करें एक देन है ऊपर वाले की तरफ से। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं जगन सरकार से, क्योंकि राजशेखर रेड्डी साहब के जो काम थे वो वाकई कारनामे थे। उन्होंने जो काम किए उसके फायदे बेशक आज भी मिल रहे हैं लोगों को, चाहे अगर मैं बात करूं 4% रिजर्वेशन की। तो ऐसे में माइनॉरिटीज की एक यूनिवर्सिटी वहां पर है, डॉक्टर अब्दुल्ला की यूनिवर्सिटी, उसमें अमजद बादशाह ने एक तकरीब में वादे किए थे कि फंड्स जारी किए जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर पोस्ट हैं वो जो है दिए जाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी तरक्की कर सके। तो इसको लेकर सरकार का काम कहां तक पहुंचा है? देखिए लानी साहब, हमारी गवर्नमेंट या हमारे CM साहब जो है एक जबान देने से पहले 4 वक्त सोचते हैं जी, पर जब जबान दे देते हैं तो वो पत्थर की लकीर हो जाती जी। जबकि चंद्रबाबू नायडू साहब के जमाने में ये था कि पानी के ऊपर जो है जिस तरीके से हर्फ लिखते हैं उस तरीके की थी, माने कोई किस्म का एक स्टॉन्च फॉलो अप या जो है एक क्लैरिटी नहीं थी जी। उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल में देना बोलकर ये हमारी ख्वाहिश थी। मेरे वालिद साहब जो है करनूल में उर्दू यूनिवर्सिटी लेके आना बोल के राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने से हम लोग कोशिश कर रहे थे, मगर उर्दू यूनिवर्सिटी को
एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करना चाहिए था। जी उसको एक टेम्पररी रेंटेड बिल्डिंग में शुरू करके विदाउट उसको बजट अलोकेट करे हुए सिर्फ माइनॉरिटी के वोट बैंक को वोटों को लेने के लिए कुछ लोगों को जो है पुश करने के लिए एक टेम्पररी साजिश जो है चंद्रबाबू नायडू साहब की गवर्नमेंट करी थी। जी उस गलती को हम ठीक करने के वास्ते थोड़ा सा वक्त जरूर ले रहे हैं, जी क्योंकि ये हमारी मैनिफेस्टो में नहीं ऐसी चीजें हैं। जी ये जो है चंद्रबाबू नायडू साहब 20 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए अलोकेट करना था उनके बजट में, जी मगर उन्होंने 200 करोड़ तो 200 करोड़ 20 करोड़ भी जो है उन्होंने नहीं किए। जी। अभी हम लोग रिसेंटली अबुल कलाम आजाद नेशनल एजुकेशन डे के दिन हम लोग ने सीएम साहब को इस चीज के बारे में बताया और उनको कहा कि सर यहाँ पर ये उर्दू यूनिवर्सिटी को जो है इस तरीके से बहुत बेदर्दी से चलाया जा रहा है, जी। इसको जो है फंड्स की जरूरत है। तो सीएम साहब बोले कि फौरी नेक्स्ट रिव्यू में जो है इसको रखिए और हम लोग फंड्स भी रिलीज करके इसको एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाए से वैसा काम करेंगे बोलकर हमारे ऑलरेडी कोशिश शुरू हो गई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश रंग लाए। लेकिन माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस हैं उनमें जो पार्ट टाइम लेक्चरर्स हैं उनकी भी कुछ डिमांड आई। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सैलरीज अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें माइनॉरिटी इश्यूज को लेकर छोटी छोटी आ रही हैं और मैं नहीं समझता कि आपकी सरकार के लिए मुश्किल है ये करना। ये सिर्फ माइनॉरिटीज में नहीं है सर, स्टेट वाइड जो है जूनियर कॉलेजेस सैंक्शन कर दिए चंद्रबाबू नायडू साहब जी। बिल्डिंग नहीं अलोकेट करे, स्टाफ अलोकेट नहीं करे, बजट अलोकेट नहीं करे जी। ब्रिजेस जो है का काम शुरू कर दिए, बजट अलोकेट नहीं करे और जो था पुराना ब्रिज वो भी तोड़ दिए और नए ब्रिज का काम आधे में जाके रुक गया। रोडों के लिए जो है डालने का काम शुरू कर दिए, पैसे अलोकेट नहीं करे, बजट रिलीज नहीं करे, आधे में काम रुक गया। मसाजिद को जो है आप पैसे जो है जीओ ऑर्डर से दे दिए, फाइनेंस में जो है बजट में आप उसको बजट को अलोकेट नहीं करे। मैंने एक समझी हुई जो है एक साजिश 2018 से लेके 2019 तक जो हुई है वो जो चंद्रबाबू नायडू साहब के जो गलतियां जो करे हैं वो उस गलतियों को संवारने के वास्ते हमारे को वक्त लग जा रहा जी। लेकिन अभी साहब काफी वक्त मिला है आपको, काफी वक्त मिला है आपको और उम्मीद करते हैं कि आपने उन तमाम गलतियों की निशानदेही की होगी और अपने तौर पर इसको आप सुधारने की कोशिश जरूर कर होंगे। माइनॉरिटी वेलफेयर फंड के ताल्लुक से भी मैं बात करूंगा कि लोन सैंक्शन उसमें नहीं हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो स्टेट लेवल पे कई जूनियर कॉलेजेस को इस तरीके की हालात में है जी, उनको पूरों को जो है एक स्टेट लेवल पॉलिसी लेकर एक ही वक्त के ऊपर उसका बजट अलोकेट करके, स्टाफ अलोकेट करके, बिल्डिंग्स अलोकेट करके उसके ऊपर जो है काम करने वाले हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उम्मीद कब तक की जाए कि उनकी सैलरी उनको मिल जाए जल्द से जल्द, कब तक पहुंचेगी? सर पहली चीज वहां पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं, जो ये लोग जो है टेम्पररी पार्ट टाइमर्स हैं, पार्ट टाइम लेक्चरर्स हैं, पार्ट टाइम लेक्चरर्स को लेकर काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम टेम्पररी लेक्चरर्स विदाउट फाइनेंस बजट अलोकेशन जी, वो लोग वॉलंटियर के वैसा आके काम करते बोलकर वो लोग ज्वाइन हुए हैं। गवर्नमेंट के पास कोई किस्म का रिकॉर्ड नहीं है ये लोगों के बारे में। ठीक, तो इसकी जानकारी लेकर उनको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना सर, उनको भी फायदा जरूर कर रहे हैं हम लोग। आपको वही बता रहा था मैं, ये सारे जो है जितने साजिशें, जितने गलतियां, जितने काम जो है चंद्रबाबू नायडू साहब की गवर्नमेंट में हुए थे उनको ठीक करने के वास्ते थोड़ा वक्त लगेगा ना हमारे। और हमारा एजेंडा जो है हमारा मैनिफेस्टो जो है हम पहले उसको कंप्लीट करना, ये हमारे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, मैनिफेस्टो को सबसे ज्यादा जो है एक इज्जत से और एक बात की अहमियत, यानी जो वादे आपने किए हैं पहले उसको आप पूरा करना चाहते हैं। हमारा पूरा रुझान मैनिफेस्टो फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद में ये सब चीजें जहां पर गलतियां करी है लास्ट गवर्नमेंट, उन सब गलतियों को भी ठीक कर लेते हुए आगे जाएंगे। चलिए हफीज खान साहब, 2020 वैसे पूरी दुनिया के लिए मुसीबत भरा रहा और आंध्र प्रदेश में कोरोना को लेकर जिस तरह के केसेस आए उससे आपने किसी हद तक बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी है और आपकी सरकार ने जो कामयाबी भी हासिल की है। इस वक्त कोरोना के बाद के हालात को निपटने के लिए आपकी सरकार किस तरह से तैयारियां कर रही है ताकि वो 2020 का जो नुकसान है हर शोबे में उसको कैसे आप पूरा करेंगे? सर 2020 वाकई में भी बहुत तकलीफ दे साल गुजरा है। एंड आप अगर कोरोना के टाइम पे भी देखेंगे तो हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने एम्बुलेंसेस 104, 108 खरीदे,
आपको जो है लैबोरेटरी सेटअप करे। इंडिया में ही सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट रहा। जी। बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर्स को जो है बनाए, वहां पर बेहतरीन खाना दिए, इलाज फ्री कराए, फिर घर जाते से जब 2000 रुपये उनको देकर भेजे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से बंद कर दिए ताकि वो लोग जो है कोई किस्म का धंधा ना चलाए, कि लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ करके पैसे ना लूटे लोगों से। पूरे का पूरा इलाज फ्री कराए हैं, आप जिस तरीके से बता रहे थे। अब कोरोना से बाहर निकलकर हमारे 90-95% मैनिफेस्टो सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी आज जो है रोड मैप बनाकर, कैलेंडर बनाकर हम लोग हर महीना दे लेते हुए आगे जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, ये आने वाले साल में हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जॉब क्रिएशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रूरल इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, एंड पुअर एंड डाउन ट्रॉडन क्लासेस में जो है एक चेंज आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है नहीं, उसके बेनिफिट भी मिलना शुरू होंगे क्योंकि आप इस पर काम करना शुरू कर दिया आपने। जी सर, आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है मिडिल ईस्ट के लिए, उसका भी फायदा आंध्र प्रदेश सरकार को बल्कि हिंदुस्तान को ही मिलेगा एक तरह से। जरूर जरूर सर। मेरे साथ जुल्फी राव जी बोलकर मेरे एक सीनियर हैं, उनको और मेरे को जो है मिडिल ईस्ट एंड फॉर ईस्ट कंट्रीज के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए और बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हम जरूर जो है इसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करके हम हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में लेकर आए। ना सिर्फ वो करेंगे कि हमारे सीएम साहब स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस बना रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। वहां पर बच्चों को 3 लेवल की कैटेगरीज में हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। एक लेबर क्लास से लेकर मेड, कुकिंग, ITI में जो कुकिंग को लेकर या ड्राइविंग को लेकर जो क्लासेस देना है वो देकर हर तबके को आप फायदा पहुंचाएंगे आगे जाकर। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी प्लम्बिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थर्ड कैटेगरी इंजीनियर्स को लेकर, इन सबको भी जो है तैयार करके ये सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में उनको जॉब क्रिएशन करके जॉब के लिए वहां पर भेजने के वास्ते भी हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप जिस तरह से राजशेखर रेड्डी के ख्वाबों को जगन मोहन रेड्डी आगे बढ़ाएंगे, एक बेहतर आंध्र प्रदेश तैयार होगा आपके वजीर आला की क़यादत में। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज खान साहब हमसे बात करने के लिए खास मुलाकात में। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आदाब।